वेलकम टू द शो। नाजरीन, मैं हूँ आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की सहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूँ और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करता हूँ। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन कानून या इमिग्रेशन रूल्स के मुतल्लिक़ है, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बेशुमार कॉलर्स प्रोग्राम का वेट कर रहे होते हैं और प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है जो प्रोग्राम के एहतमाम तक जारी रहता है। तो बिल्कुल हम बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे प्लीज़ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, काइंडली ठीक अगर है, आप उनको प्लीज़ सुन लें तो। ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास से पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है पाकिस्तान की, ठीक है, एमकॉम की। तो मैंने FLRM पे अप्लाई करना है, ठीक तो है, अगर मैं उसको यूके नारिक से वो करा लूँ तो क्या वो ठीक, एक्सेप्टेबल है या मुझे टेस्ट ही देना पड़ेगा? ठीक है, और मेरे पास ACCA की भी है, लेकिन ACCA मैंने मतलब पढ़ा है, वो नहीं एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे काइंडली बताएंगे कि जो मेंटेनेंस फंड्स है, मेरे हस्बैंड हर वीक 500 पाउंड डालते हैं अकाउंट में, ठीक है, तो वो और फिर मतलब हमारा खर्चा भी होता है ठीक, और मेंटेनेंस हो गया, अकोमोडेशन। अच्छा, एक और बात पूछनी है, अकोमोडेशन ठीक, हमारी अपनी है, तो हमने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, लेकिन ठीक मेरे है, हस्बैंड ने तब बाय की जब वो स्टूडेंट थे। तो क्या हम उनको बता सकते हैं आप कि हमने प्रॉपर्टी बाय की और हम मॉर्गेज कर रहे हैं उसको? ठीक ठीक है, है, और ये मेरे क्वेश्चन है, काइंडली आप बताइएगा। और मेरा प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी फ्रेंड के बारे में, ठीक है, आप प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज सारे ठीक, बताइएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने अपने वो यहाँ पे PSW पे है, ठीक है, उसने अपने हस्बैंड को मंगवाना है पाकिस्तान से, तो ठीक काइंडली आप है, बताएंगे उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए? ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर तो जो यूके नागरिक है कंफर्म कर लेती है कि जो आपका पाकिस्तान में बैचलर या मास्टर्स है वो इक्विवेलेंट है यूके बैचलर्स के, तो बिल्कुल फिर आपको किसी और किस्म का टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर तो वो इक्विवेलेंट नहीं होता तो फिर आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल अगर तो आपके हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं तो मेजरली यही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो आपको अकोमोडेट और मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर तो वो 500 पाउंड्स पर वीक अर्न कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके पास मोर देन इनफ फंड्स होते हैं कि वो आपको अकोमोडेट करें। और जहाँ तक आपके तीसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल अगर तो कोई यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े के ऊपर तो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी ले सकता है, किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल आपके हस्बैंड होम ऑफिस को बता सकते हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है अपनी फ्रेंड के बारे में, तो बिल्कुल वो अपने हस्बैंड को बुला सकती है। मेजरली उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा यहाँ पे एज अ पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट के बेसिस के ऊपर। तो उनके हस्बैंड को जब तक उनका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है तब तक डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझसे मेरे दो सवाल हैं आपसे। ठीक है, पहला सवाल मेरा ये है कि मैं 2 वीक पहले आपने बताया था कि जो है ना आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल जो एप्लीकेशन होती है, इनके बारे में केस लॉ आ रहा है जिसकी हियरिंग अगले साल होनी है। ठीक है, तो इसके एक तो ये है कि ये जो आउट ऑफ इमिग्रेशन एप्लीकेशन होती है, इसकी आपने बताया था कि अगले साल हियरिंग होनी है और कब होनी है, और जो आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने की थी 2010 में, वो 2 माह के बाद रिफ्यूज हो गई। ठीक है, उन्होंने अपील का राइट भी ना दिया। उसके बाद ठीक है, मेरे वकील ने रिपिटेशन भेजी। उसके बाद मैंने और अपने कोई हमारी मेडिकल प्रॉब्लम थी वो भी GP से लेटर लेके भेजा। उसके बाद और मैंने काफ़ी जो है ना लेटर भेजे। मुझे 8 साल इधर हो गए हैं, मैं ठीक है, रजिस्टर आया था। तो ठीक है, अब मैंने रिसेंटली एक और हमारे वकील ने रेपुटेशन बना के भेजी है। तो क्या ठीक है। इनके बारे में हमारे क्या चांसेस हैं, और जो आपने बताया था वो क्या इस बारे में जो आता है केस लॉ, क्या ठीक है, कोई चांसेस हैं? प्लीज ये
بتائیے. میں ٹی وی کے سامنے جاتا ہوں تو میں سنتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو کوئی آؤٹ آف امیگریشن رولز اپلائی کرتے ہیں تو بالکل ہوم آفس کنسیڈر کرتا ہے. اس میں آلریڈی بے شمار کیسز آلریڈی کورٹ میں چلے گئے, بے شمار کی ابھی ہیئرنگ آنی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہر کیس کے میرٹس کے اوپر, سرکمسٹانسز کے اوپر. مجھے نہیں پتا آپ نے کن سرکمسٹانسز کے اوپر اپلائی کیا, آپ آئے تھے, آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, آپ نے کن بیسس کے اوپر اپلائی کیا. بٹ اینی وے, جس طرح آپ نے مجھے بتایا آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی, اس کے بعد آپ کا وکیل ہوم آفس کو ریپرزنٹیشنز بھیج رہا ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹوٹل ہوم آفس کی ڈسکریشن ہوگی کہ ادھر وہ آپ کی فردر ریپرزنٹیشن کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو آپ کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو بتائیں جو آپ کو ڈیسیجن ملا تھا, تو ان سے پوچھیں کہ میرٹس کون سے اچھے ہیں. اس ٹائم آپ اس ڈیسیجن کو ہائی کورٹ میں لے کے جا سکتے تھے. اگر ہائی کورٹ میں لے کے جاتے تو میٹر جلدی سارٹ آؤٹ ہو جاتا. مگر ابھی بھی بہتر آپ مشورہ یہی ہے آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارے سرکمسٹانسز بتائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ناظرین لگتا ہے یہ کالر ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی جی فرمائیں. ہیلو. جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نا اس کنٹری میں آئے ہوئے نا 12 سال ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور میرے نا 2 بچے ہیں, دونوں ہی یہاں بورن ہوئے ہیں. ٹھیک ایک اب ہے. 4 سال کا ہو گیا ہے, تو میری بیٹی سال کی ہونے والی ہے. میں نے یہاں پہ نا 3 سال پہلے اسالم اپلائی کیا تھا, تو میرا اسالم ریفیوز ہو گیا تھا. تو میں نے پھر اپیل کی تھی, میری پہلی اپیل ریفیوز ہوگی, دوسری اپیل مجھے ابھی جج نے الاؤ کر دیا ہے اس اگست میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جج نے کہا تھا کہ تمہیں ہوم آفس والے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال ڈراپ ہو گیا. اینی وے آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو جو اپر ٹریبونل نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے تو بالکل ابھی آپ ویٹ کریں. ہوم آفس چند عرصے میں آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اور جو اپر ٹریبونل کا ڈیسیجن ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے بہن کے بارے میں. جی پوچھیں. وہ پاکستان سے آئی تھی وزٹر. اس کے ویزے میں 4 مہینے رہ گئے تھے جب ہم نے اس کے لیے کیس ڈالا تھا ادھر ہیومن رائٹ کا, کیونکہ ہم نے اس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان اس لیے نہیں جا سکتی کہ میرا بھائی اس کا شادی کسی اور سے کرنا چاہتا ہے جس سے وہ یہ نہیں چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اسی طرح ہم نے کیس تک کیا تھا, لیکن وہ ریفیوز ہو گیا تھا. تو ابھی اس نے شادی کی ہے ادھر, ٹھیک ہے. کسی اپنی مرضی سے شادی کی ہے ادھر. تو ہم نے اس کے لیے کیس ڈالا تھا. اس کا جو انگلش میرج ہے اور اسلامک میرج ہے, ہم نے سارا کچھ تیار کر کے لوئر کو دے دیا, وہ اس نے بیچ دیا. پھر ابھی اس نے پھر ان لوگوں نے ریفیوز کیا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اوور اسٹے ہے, وہ اس کو پاکستان جا کے ادھر سے ویزا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں, ادھر وہ پاکستان جا کے ویزا کرے اور یا ہم ادھر کریں, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان گئی تو وہ اس لیے نہیں جا سکتی کہ میرا بھائی ادھر ہے. اور ہم نے پہلے بھی ویزے میں یہ کہا تھا کہ کیس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتی ہے کیونکہ میرے بھائی اس کا شادی کرنا چاہتا ہے, اور ابھی اس کی شادی ادھر ہو گئی ہے اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو ہوم آفس ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی ہے, اس میٹر کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. تو بالکل اگر تو پاکستان میں جانے سے ان کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی نہیں کی, تو بالکل اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں. پھر آپ کا میٹر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو جو پرانا ریفیوزل ہے وہ بھی دکھائیں اور جو بھی نیا ریفیوزل ہے وہ بھی بتائیں گے. تو وکیل پھر آپ کو میرٹس پہ ایڈوائز کرے گا کہ کتنے میرٹس ہیں, اگر تو اس میٹر کو ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو کتنی % سکسیس کے چانسز ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پوچھنا تھا کہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی میں نے یہاں پہ بھی شادی کی ہے, میری وائف انڈیفینٹ ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ اوبیسلی 2 سال پورے کرنے کے بعد تو میں ڈیفینیٹ اپلائی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میں ان کی ویب سائٹ پہ پڑھا تھا UK بارڈر کی کہ میرے
8 دسمبر میں 6 پوائنٹس لگے تھے ڈرائیونگ وداؤٹ تھرڈ پارٹی انشورنس جس کا کوڈ ہے IN10. ٹھیک ہے. اور 2009 میں میرے 3 پوائنٹ اور لگے تھے LC20 ڈرائیونگ ود اکارڈنس ٹو لائسنس. تو میں نے پوچھنا تھا کہ ان پوائنٹس کا کیا افیکٹ ہوگا میرے اگر میں انڈیفینٹ اپلائی کرتا ہوں, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کے پوائنٹس ہو تو اکارڈنگ ٹو ریہیبلیشن کے تحت 1971 کیٹ کے تحت آپ 5 سالوں تک اپلائی نہیں کر سکتے فرام دا ڈیٹ آف کنوکشن. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو ابھی پہلے تو آپ اسٹوڈنٹ پہ پہلے آپ کو اسپاؤس ویزا ملے گا, جب وہ ملتا ہے اور جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا اچھا کریکٹر ہے. اس کے لیے آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی کوئی کنوکشنز نہیں ہے. تو بالکل آپ کے جو پوائنٹس لگے تھے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم آپ کورٹ بھی چلے گئے تھے اور آپ کنوکٹڈ تھے. جو نارمل ڈرائیونگ افینسز ہوتے ہیں وہ 4 ایئرس کے بعد سپینڈ ہو جاتے ہیں. تو بالکل اگر تو آپ کے ڈرائیونگ افینسز اس ٹائم تک سپینڈ ہو جاتے ہیں تو بالکل پھر آپ اپلائی کریں گے اور پھر آپ کی اپلیکیشن اس بیسس کے اوپر ریفیوز نہیں ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہیں, میں آپ کو ٹی وی پہ ایڈوائز کروں گا. اچھا ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری فرینڈ نے نا اپنے کزن سے شادی کیا, وہ اسپین آئے ہوئے ہیں. تو میری فرینڈ برٹش ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو اب ریزیڈنٹ مل گئی ہے اسپینش, مطلب ان کے ہسبینڈ کو. وہ اب ان کو UK میں لانا چاہتی ہیں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ ان کو کیا کیا مطلب کرنا پڑے گا UK میں ان کو لانے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جو آپ کی کزن ہے یا جو فرینڈ ہے بالکل ان کو سپانسر کر سکتی ہیں اس بیسس کے اوپر کہ ابھی ان کو ان کی شادی ہو گیا اور وہ ان کو اسپاؤس ویزے پہ بلانا چاہتی ہے. میجرلی ان کو یہی اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ جب ان کے ہسبینڈ یہاں پہ آئیں گے یہ اپنے ہسبینڈ کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کریں گی اور مینٹین کریں گی, اور اس کے لیے ان کے پاس اتنے سفیشینٹ فنڈز ہیں, ان کے پاس جاب ہے جو ریگولر انکم آتی رہے گی اور ان کو مینٹین کرتے رہیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی فرمائیں. ہلو. جی ہلو. جی فرمائیں. ناظرین یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. Hello. یس. Hello, I want to ask about my brother. He came here on a spouse visa from India 2 years ago. Okay. And now his visa has run out and we need to know how can we apply for him to extend his visa. Okay, thank you for your call. Of course, if he came here in the United Kingdom on a spouse visa, so of course after 2 years he is eligible for settlement. So of course if the marriage is still subsiding and of course they both intend to live together as husband and wife, so of course he can apply for settlement anytime. Of course he needs to make an application before his visa will expire. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں, میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. مجھے آپ کی آواز تو بالکل ہلکی سی آ رہی ہے پر میں جواب جو ہے وہ ٹی وی پہ سن لوں گی. ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بلانا ہے اور میرے 3 بچے ہیں. سو منتھلی مجھے کتنی انکم کی ضرورت ہوگی؟ ٹھیک ہے. ایک میرا سوال یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کتنا جو ہے عرصہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کر تو آپ کے 3 ڈپینڈنٹ ہیں اور آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی بلانا چاہتے ہیں تو رفلی آپ کو 260 پاؤنڈز پر ویک دکھانے پڑیں گے کہ آپ اتنے پاؤنڈز ارن کر رہی ہیں. تو دیٹ ول کہ آپ کے ہسبینڈ جب آئیں گے تو آپ ان کو اکوموڈیٹ اور مینٹین کریں گے. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل آپ کے ہسبینڈ اگر وہاں سے اپلائی کریں گے تو اس میں 3 مہینے نارملی لگتے ہیں اس طرح کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرتے کرتے ڈیسیجن ملتے ہوئے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی عادل صاحب, جی میرا سوال یہ ہے کہ 2007 جنوری میں پاکستان سے اسٹوڈنٹ آیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2008 دسمبر میری شادی یہاں پر ہو گئی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف کے پاس انڈیفینٹ تو ہے لیکن پاسپورٹ نہیں ہے, تو اب کتنا ٹائم لگے گا ہم دونوں ایک ساتھ اپلائی کر سکیں؟
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो अभी आपको इंडेफिनिट मिल गया है और शादी को 3 साल हो गए तो बिल्कुल आप भी अभी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वाइफ के 5 इयर्स की रेजिडेंसी हो गई है तो बिल्कुल वाइफ भी अप्लाई कर सकती है, तो आप दोनों नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई इकट्ठे कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो मलिक साहब। जी फरमाएं। हेलो मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरी सिचुएशन ये है मलिक साहब, मैं मुझे कुछ एडवाइस चाहिए इन कनेक्शन विद स्पाउस वीज़ा। ठीक है। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने दो। आई एम ब्रिटिश, माय वाइफ इज इंडियन नेशनल। तो वो यहाँ थी 16 साल पहले। फिर वो मेरे बच्चों को और उसको मैं वापस भेज दिया इंडिया टू लर्न अवर कल्चर एंड फॉर एजुकेशन। तकरीबन 16-17 साल हुए। अच्छा, अब उसका जो वीजा जो था इंडेफिनेट वो लैप्स हो गया। अब वो वापस दोबारा आना चाहती है यहाँ। तो मेरा सवाल ये है कि वो ब्रिटिश हाई कमीशन चाहते हैं ना कि वो एक लेटर उसके साथ अटैच करना होता है। ठीक है। वो लेटर, अच्छा वो लेटर में वो मैं ये पूछना है आपसे, डू वी हैव टू मेंशन व्हाई शी वाज देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? एक ये तो सवाल ये है। ठीक है। और क्या एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ेगी कि क्यों थी वहाँ, एजुकेशन की वजह से या उसके माँ या फॉर एनी अदर रीजन? और एक तो सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि जब यहाँ थी वो 16-17 साल पहले, एक थोड़ा सा एक छोटा सा केस हुआ था उसमें, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट शी एंडेड अप इन कोर्ट और इट वाज इन कनेक्शन विद shoplifting. My son was involved in it. He was very young. So anyway, the result was she was fined for it. This was about 16-17 years ago. ठीक है। अच्छा, और मेरे बच्चे जो हैं 3, वो ब्रिटिश हैं बाय बर्थ। ठीक है। तो आपसे ये सवाल करना था, ये मुझे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी वाइफ के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये कि वो वहाँ से स्पाउस वीज़े के ऊपर आ सकती है, और दूसरी ऑप्शन कि उनके पास पहले से इंडेफिनेट था काफ़ी अर्सा पहले जो अभी वैलिड नहीं रहा, मगर वो वहाँ से रिटर्निंग रेजिडेंस के तौर पे अप्लाई कर सकती है। और जहाँ तक आपकी वाइफ की कन्विक्शन का ताल्लुक है तो बिल्कुल वो आज से 16-17 साल पुरानी बात है। अभी तक वो कन्विक्शन स्पेंड हो गई होगी, तो उसकी वजह से आपको किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो आपके जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीज़न हैं, तो बिल्कुल वो किसी टाइम भी यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं। उनको किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं क्वेश्चन करना था एक। मैं आज से तकरीबन 5 साल पहले मेरा वर्क परमिट हुआ था। ठीक है जी। तो अभी मेरे पास जस्ट इंडेफिनिट ड्यू में 2 माह रह गए। ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली मेरा वर्क परमिट हुआ था वो मैंने किसी के थ्रू करवाया था। वो बोल रहे थे कि आपका 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस कंपनी से मेरा वीज़ा मुझे मिला था 5 साल का वर्क परमिट, लेकिन मैं उस कंपनी में काम नहीं कर रहा मैं। ठीक है। तो जस्ट ओनली 2 मंथ रह गए मेरे। तो मैं बस पूछना ही मैं चाह रहा था मेरा क्या हो सकता है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आप उस कंपनी के लिए जिसने वर्क परमिट इशू किया था काम नहीं कर रहे और आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो फिर काफ़ी कम चांसेस होंगे कि आपको इंडेफिनेट मिले इस बेसिस के ऊपर कि आपने 5 साल वर्क परमिट के ऊपर गुजारे। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं कि वर्क परमिट किस कंपनी ने इशू किया था और आप किस कंपनी के साथ काम करते रहे, किस हद तक आपने अपनी लाइफ यहाँ पे इस्टेब्लिश की है, तो वो फिर बेहतर बताएंगे कि अभी आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं यहाँ वर्क परमिट पे हूँ और मुझे वर्क परमिट पे होते हुए तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया। हमें पॉसिबल चांसेस हैं कि हमें रिडेंसी नोटिस दे देना 1-2 महीनों तक। तो मेरा एक्चुअली मैं यहाँ पे 2003 के एंड में आया था दिसंबर में, और स्टूडेंट वीज़े पे था। फिर मैंने यहाँ पे स्टडी की थी और पहले 5 साल जो मैंने स्टडी की, फिर मुझे वर्क परमिट मिल गया था। ठीक है। तो उसके बाद ये कि 3.5 अब टोटल अगर रेजिडेंसी पीरियड मिला के तो टोटल मुझे यहाँ पे हो जाएंगे 8 साल और तकरीबन 3-4 माह। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है अगर मुझे रेजिडेंसी मिल जाती है
تو میں کیا کر سکوں؟ میں تھوڑا اور ایڈ کر دوں کہ میرے بچے بھی یہیں پہ ہوئے تھے اور دونوں بچے اب اسکول جا رہے ہیں. بڑا بیٹا میرا 6 سال کا ہے. تو میرے پاس کیا پاسبلٹی ہے کہ میں کس طرح اپنا 10 ایئر ٹرم پورا کروں؟ کیا چانسز ہیں؟ کس طرح میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ اگر تو آپ کو وہ نوٹس دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس 28 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کسی اور امپلائر کو ڈھونڈ کے ان کی بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، مگر امپلائر کے پاس TA2 کا لائسنس ہونا لازمی ہوتا ہے. دوسرے آپشن یہ کہ ظاہر بات ہے آپ کے 2 بچے ہیں وہ یہیں پہ بارن ہوئے، ایک کی 6 سال عمر ہو گئی ہے، تو بچوں کی بیسس کے اوپر بھی ہیومن رائٹ کی بیسس کے اوپر سیکشن 55 کی بیسس کے اوپر بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. آپ کو میرا یہی مشورہ کہ ابھی تو آپ ویٹ کریں، جس دن آپ کو امپلائر سے کوئی نوٹس ملتا ہے تب آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مشورہ کر لیں. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا کویسچن یہ ہے کہ میرے انکل کو اس سال ملا ہے مارچ میں انڈیفینٹ. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں پاکستان سے. ان کے 3 بیٹے ہیں اور وائف کو. بڑا بیٹا اوور 18 ہے. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کیا ان کے لیے انگلش ضروری ہے بڑے بیٹے کے لیے اور وائف کے لیے، یا کہ ان کی شادی کو تو ظاہری بات ہے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو کیا اس پہ کوئی ان کو رعایت ملے گی؟ بڑے بیٹے کا ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جو ان کے بیٹے ہیں ان میں سے کسی کو انگلش لینگویج ٹیسٹ پاس کرنے کی نہیں ضرورت، صرف اور صرف یہ ریکوائرمنٹ وائف کے لیے ہوگی. تو بالکل اگر تو وائف انڈر 65 ہے تو بالکل ان کو انگلش لینگویج کا ایگزام یا ٹیسٹ دینا پڑے گا. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، جو ان کا بیٹا اوور 18 ہو گیا ہے تو اس کے لیے ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ بیٹا ان کے اوپر مینلی اینڈ ہوللی فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہے. تو اگر تو یہ کوئی سپورٹ کرتے رہے ہیں اپنے فیملی کو تو بالکل اس کا ایویڈنس ساتھ لگانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ بیٹا اب بھی ڈپینڈنٹ ہے، اور یا تو اگر فل ٹائم ایجوکیشن بھی ہے تو بالکل اس کا بھی ایویڈنس ساتھ لگانا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی وائف کے لیے اپلائی کیا. ٹھیک ہے. پاکستان سے میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ان کی کوئی منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ میری کتنی ویجز ہونی چاہیے پر؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. اس میں کوئی تھریش ہولڈ تو نہیں ہے کہ اتنی ہونی چاہیے، مگر اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ اپنی وائف کو یہاں پہ اکوموڈیٹ اور مینٹین کر لیں. تو جس طرح نارمل کہتے ہیں کہ 120 پاؤنڈ سے ابو آپ کی ویکلی ارننگ ہونی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی فرمائے. ہلو. جی جی فرمائیے. ناظرین یہ کال ڈراپ ہو رہی ہے. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز علی بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی ایک فرینڈ کے بارے میں کوشچن کرنا ہے. پوچھیں. ناظرین لگتا ہے یہ کالر بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. Hello. جی. Hello, I rang you before but I got disconnected. Okay. What it is, my brother came here on a spouse visa. Okay. Now his visa's run out. Mm-hmm. But what I forgot to tell you, the marriage broke in half a year before he arrived in England. Okay. So how do we apply for his stay in this country? Mm-hmm. Thank you for your call. Of course, he came here on a spouse visa. So only on that basis, he got a relationship with a British citizen. As the relationship is not subsiding anymore, so of course, now if he want to apply in any other category, so the better option for him, of course, to go back to his home country and apply for entry clearance. Anyway, thank you for your call. ناظرین یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا. چند ہی لمحوں میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बेशुमार कॉलर हमारा लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं। हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे एक क्वेश्चन करना है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में और मैं पीएसडब्ल्यू पे हूँ। इधर फर्स्ट मैं स्टूडेंट वीज़े पे आई थी, तो अभी मेरे पास पीएसडब्ल्यू है, तो उनको मैं पाकिस्तान से बुलवाना चाहती हूँ। फर्स्ट मुझे उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी मुझे पूछना है कि वो क्या क्या चाहिए, और नंबर 2 कि उनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और स्पेशली जो इनकम शो आई मीन जैसे कि पर मंथ हम पर वीक हमारी क्या इनकम है, ये सारी डिटेल मुझे चाहिए प्लीज। थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर हैं, आप अपने हस्बैंड को किसी टाइम पे बुला सकती है। मैडली जिस दिन वो एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस दिन से 90 डेज तक उनको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लास्ट 90 डेज की, 3 मंथ्स की, और उसमें उनके अकाउंट में 1600 पाउंड से अबव बैलेंस होना चाहिए। या तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप अपनी यहाँ से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेज सकती हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर बात है आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी, और साथ में अगर आप कहीं काम करती हैं एम्प्लॉयर से कंफर्मेशन लेटर और अपनी कोई 3-4 महीने की पे स्लिप्स और भेजनी पड़ेंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो मलिक साहब जी, नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा जी साहब जी, मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है। एक था मैं ब्रिटिश सिटीजन हाँ, मेरी वाइफ इंडियन सिटीजन है ना। ठीक है। उन्हों दा पासपोर्ट करना ओल्ड एक्सपायर हो गया, नवा पासपोर्ट बनाया। वी कैन वी ट्रैवलिंग फॉर न्यू पासपोर्ट। And another question was she title for apply for nationality, for British nationality. ठीक है। What's her status at the moment? अभी उन स्टेटस क्या है उनका? उनको इंडेफिनिट स्टे है उनकी। तो किस बेसिस पे मिला? 10 साल से उनकी इंडेफिनिट स्टे है ये। ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी वाइफ अभी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, और अगर तो वो ट्रैवल करना चाहती है अपने नेम पासपोर्ट के ऊपर बिल्कुल कर सकती है, मगर उनको ओल्ड पासपोर्ट साथ अटैच करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी जी फरमाए। हेलो जी फरमाइए। जी फरमाइए। मैंने रिसेंटली यहाँ पे शादी की है, मेरा स्टूडेंट वीजा था। ठीक है। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। पास जो है ना अभी डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रही है। ठीक है। और क्या मैं उसका यानी कि लेते हुए यानी कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या हमें कैंसिल करवाने पड़ेंगे? ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आप स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच करना चाहते हैं तो आपको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अकोमोडेट और मेंटेन होंगे किसी बेनिफिट्स के अलावा। तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन होगी कि वो बेनिफिट्स लेना बंद कर दें फिर, और उसके बाद आप एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरे भाई जर्मन नेशनलिटी होल्डर हैं, वो यहाँ आए हुए तकरीबन 4 मंथ से यहाँ। ठीक है। वो जर्मनी में है, लेकिन वाइफ का जो वीजा है वो यानी कि पाकिस्तानी वीजा है, वो सॉरी जर्मन वीजा है, उसको नेशनलिटी नहीं मिली हुई। लेकिन अब वो यहाँ काम कर रहा है, तो वो अपनी वाइफ और बच्चे को किस तरह यहाँ सेटल होना चाहता है? ठीक है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपके भाई जर्मन नेशनल, तो वो अपने वाइफ और बच्चे को बुला सकते हैं, और उनके वाइफ और बच्चे को चाहिए कि वो जहाँ पे हैं वहाँ से EEA परमिट के लिए अप्लाई कर दें। तो बिल्कुल उसके लिए मेरे लिए यही सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपके भाई को कि वो यहाँ पे रह रहे हैं और अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेहतर ऑप्शन आपके भाई के लिए है कि वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले। वकील उनको एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स बता देगा जो उनकी वाइफ ने अपने कंट्री से जमा कराने पड़ेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
जी हेलो जी फरमाएं। नाज़रीन लगता है ये कॉलर हमारे टीवी देख रहे थे। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी फरमाएं। आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। सर मेरा हेलो जी फरमाएं। हेलो नाज़रीन ये कॉल भी ड्रॉप करते हैं, ये भी हमारे कॉलर टीवी देख रहे थे। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन करना था कि मैं इस कंट्री में 2002 में आया था स्टूडेंट वीजा पर। ठीक है। और उसके अंदर फिर मैं 2008 के अंदर मैंने शादी की। ठीक है। और अभी मैं इंडेफिनिट वीजा पर हूँ। ठीक है। और मेरी शादी जो है टर्मिनेट हो गई है। ठीक है। तो मुझे नेशनलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपको इंडेफिनिट मिले हुए 1 साल हो गया तो बिल्कुल आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त कि आपकी पिछले 5 साल की रेजिडेंसी लीगल है। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है किसी आप अच्छे से वकील से मिलें, वो आपके बिहाफ पे नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे 2 क्वेश्चन है। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाना है पाकिस्तान से। ठीक है। तो मुझे ये किसी ने बताया क्योंकि मैं अभी जो है वो काम कर रही हूँ। तो एक तो मेरा सवाल ये है कि मुझे कितने महीने की बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप शो करनी होगी। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी ने मुझे बताया कि अभी न्यू लॉ आ रहा है कि पता नहीं आप 21,000 a year अगर आप अर्न करते हो तो बुला सकते हैं, वरना नहीं। और ये कानून कब लागू हो रहा है, बस मुझे यही पता करना था। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आप अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हैं तो लास्ट 5 से 6 महीने की पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट्स उनको अपनी एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेंगी। और जो जहाँ तक नए कानून की बात है तो बिल्कुल इस तरह के प्रपोजल्स है, मगर अभी कोई फिक्स डेट नहीं हुई, ना ही कोई फिक्स कानून इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। अभी सिर्फ प्रपोजल्स हैं, उसके ऊपर अभी काफ़ी बहस होगी और उसके बाद कानून आएगा। तो जैसे कोई कानून या कोई डेट आएगी तो आप मेरा प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं प्रोग्राम में अनाउंस करूंगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ, सॉरी मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरा अपनी फ्रेंड के बारे में क्वेश्चन निकाल लिया, आप बताइएगा। अभी कॉलर ने पहले भी पूछा था, लेकिन मेरा भी है। मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी कि 533 वो मेरी फ्रेंड PSW है और वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है पाकिस्तान से। तो उसकी मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी है 533, लेकिन आपने 1600 कहा है। तो काइंडली फिर दोबारा से बताइएगा कि मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है। और वो जो है वो 400 पाउंड मंथ का कमाती है, वो नॉर्थ में रहती है। तो वो 400 पाउंड मंथ का कमाती है, क्या वो काफी है उसके लिए? तो उसे बताइएगा। और प्लीज मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे FLRM के ऊपर अप्लाई करना है। मेरे हस्बैंड को भी जॉब नहीं मिली है, वो ग्रेजुएट है फ्रॉम द यूनी, लेकिन वो भी टैक्सी चला रहे हैं। तो वो लाइक 400 तक बैग में डालते हैं हर वीक ना, लेकिन हमारे खर्चे भी होते हैं, जाहिर है। तो क्या FLRM के लिए वो काफी होगा या हमें कोई प्रूफ देना पड़ेगा इनकम का, और कि वो टैक्सी चला रहे हैं? और कोई अकाउंटेंट तो भी बनाया नहीं उन्होंने, क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू किए उन्होंने। तो कोई अकाउंटेंट का प्रूफ इस तरह, या फिर जो बैंक स्टेटमेंट है वही काफी होंगे? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके फ्रेंड के सवाल का ताल्लुक है तो उसमें 1600 तब दिखाने पड़ते हैं जब मेन एप्लीकेंट यूके में 12 मंथ से ज़्यादा हो। अगर तो आपकी जो फ्रेंड है उनको 12 मंथ से ज़्यादा यूके में नहीं हुआ तो फिर उनको 1600 दिखाने पड़ेंगे। अगर तो वो लास्ट 12 मंथ से यूके में रह रही हैं तो फिर उनको डिपेंडेंट के लिए 533 बताने पड़ेंगे। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल आपके हस्बैंड को सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर होना पड़ेगा, उनको एविडेंस देना पड़ेगा कि वो टैक्सी चला रहे हैं, उनको 300-400 या 500 पर वीक अर्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको अकाउंटेंट से एविडेंस चाहिए होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने ये आपसे सवाल पूछना था कि मैं जो 2002 में यहाँ आया था, ठीक है, तो 2008 में मैं पकड़ा गया था, मेरे पास एक 100 पासपोर्ट था। ठीक है, तो मैंने असालम अप्लाई कर दिया। ठीक है, असालम के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 2010 में मैं असालम रिफ्यूज हो गया और मेरी अपील भी रिफ्यूज हो गई कोर्ट से। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास, क्योंकि आपकी वाइफ पाकिस्तान में है तो आपको आर्टिकल 8 में हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते। और मेरी वाइफ उसके बाद आई अब मेरी वाइफ वीजा पर आती जाती थी यहाँ पे ना, तो मेरी वाइफ उसके बाद आई 2 साल पहले यहाँ से।
तो उन्होंने ना उनको बोला कि आप अपने हस्बैंड को मिलने के लिए आती हैं, तो लिहाजा उन्होंने उनको वापस भेज दिया। तो आर्टिकल 8 का वो फिर वापस चली गई पाकिस्तान से, फिर वापस वो आ गई है। अभी उनको मैं आर्टिकल 8 में जो बोला था वो ATI ट्रिब्यूनल ने, तो वहाँ मैं आर्टिकल 8 में कंसिडर अपनी वाइफ को साथ मिला सकता हूँ कि नहीं मिला? उसके फिंगरप्रिंट भी हैं मेरी वाइफ के। आप प्लीज बता, मैं फोन बंद करता हूँ। बड़ी आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, मुझे लगता है आपका केस जो अपील थी वो डिसमिस हो गई थी, उसके बाद आपने केस को आगे प्रोसीड नहीं किया। बिल्कुल, अगर तो आपकी वाइफ अब यहाँ पे आ गई हैं तो आप दोनों एप्लीकेशन भेज सकते हैं आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर। आपके लिए यही बेहतर मशवरा कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सारे सर्कमस्टांसेस बताएं और उनको बताएं कि आपने अप्लाई किया था, केस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ हुआ, वाइफ के फिंगरप्रिंट कहाँ पे हुए। तो बिल्कुल फिर वकील बताएगा कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, आइदर आप अभी एप्लीकेशन करें या कुछ अर्सा और वेट करें, आपके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगी। तो यही है, आप किसी वकील से जाके मशवरा कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो जी फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम यास्मीन है, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। ठीक है। मेरे हस्बैंड आए थे 92 में, फिर उनके डैडी की डेथ हो गई थी तो वो 2009 में वापस चले गए थे। उनका पासपोर्ट था, मेरा पासपोर्ट था, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। तो मेरे पर्स किसी ने चुरा लिया, तो उसमें उनका पासपोर्ट भी था, पर उन्होंने बॉदर नहीं किया। ही वाज हियर इन दिस कंट्री फॉर 18 इयर्स और उन्होंने बॉदर नहीं किया पासपोर्ट बनाने को। कह रहे थे कि मैंने कहीं जाना नहीं तो पासपोर्ट क्यों बनाऊं। So anyway, all of a sudden his dad died and everybody pressured him to come and वो पाकिस्तान एम्बेसी गए, वहाँ से उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लिए और उस पे वो चले गए थे। अब मुसीबत ये है कि 3 साल हो गए, अब वहाँ पे वकील को पेपर दिए, सब कुछ दिया, तो वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से उनका वो डेटा मांग रहे हैं तो वो नहीं रिलीज कर रहे। अभी मैंने वकील यहाँ से किया है, तो I don't know what to do. I mean, I'm really stuck and he's stuck there, so I don't know what to do. अभी वो वकील जो उनसे उनको मैं कहती हूँ कि ये करें वो करें, वो कहते हैं जी बस खत लिखती है, तो कोई मतलब कोई nobody is giving the right information, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपके हस्बैंड के पास इनडेफिनेट था, सेटलमेंट उनको मिल गई थी क्योंकि उनको काफ़ी अर्सा हो गया था, तो बिल्कुल वो वहाँ से अभी रिटर्निंग रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर तो उनको 2 साल से ज़्यादा हो गया तो बिल्कुल वो यहाँ पे कांटेक्ट करके जो उनका पासपोर्ट लॉस हुआ था उसकी रिपोर्ट करा के वहाँ पे जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उधर रिपोर्ट करा सकते हैं, अपना नया पासपोर्ट जमा करा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें ये होगा कि वहाँ से वो ब्रिटिश हाई कमीशन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें और यहाँ पर भी आप होम ऑफिस को कॉन्टैक्ट करें। अगर तो कोई आपको रिप्लाई नहीं दे रहा तो आप अपने MP के पास भी जा सकते हैं, MP सारी बात बता सकते हैं और MP फिर होम ऑफिस को खत लिख के या लेटर लिख के इन्फॉर्म करेगा। मगर आपके हस्बैंड ने गलती की, अगर तो पासपोर्ट गुम हो गया था, उनको इस तरह ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैवल करना नहीं चाहिए था। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही है जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी नमस्कार, मैंने सवाल ये पूछना था कि मेरा एक दोस्त है, उनको अभी 3 महीने हुए, उसका अभी इंडेफिनेट टाइम मिल गई है। ठीक है। तो मगर उनका अभी काफी झगड़ा चल रहा है, तो अगर वो सेपरेट हो गए तो उसको कोई प्रॉब्लम पड़ेगी? और दूसरा क्वेश्चन है, जब उनको नेशनलिटी चाहिए तो फिर भी उनको उनकी बीवी की जरूरत पड़ेगी या नहीं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपके भाई आपके फ्रेंड को सेटलमेंट मिल गई है, तो बिल्कुल अभी अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो बिल्कुल किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। और बिल्कुल नेशनलिटी के लिए जब वो अप्लाई करेंगे उनको यही इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो UK में लास्ट 5 ईयर से लीगली रह रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू माय पेरेंट्स हेल्थ मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा हूँ और लंबे अरसे के लिए, तो उसका कोई नेशनलिटी पे कोई असर तो नहीं होगा या कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई रूल्स है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो बिल्कुल आप पाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ पे आप जितना अरसा मर्जी रह सकते हैं, वापस आते हुए आपको कोई नहीं रोकेगा, ना ही किसी किस्म की परेशानी होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
हेलो मलिक साहब जी, नमस्ते जी। नमस्ते। सर हमारे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। हमने ये पूछना, हमारी वाइफ का नया पासपोर्ट बनाया है, इंडियन पासपोर्ट। ठीक है। सो उनके पास ओल्ड पासपोर्ट में इंडेफिनिट स्टे है। ठीक है। तो वो ट्रेवलिंग कर सकते हैं इंडिया में? ठीक। और दूसरा ये सवाल है प्लीज, वो टाइटल है वो नेशनैलिटी अप्लाई करने की, क्यों करके उनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, कोई लॉ चेंज हुआ, कोई बिना इंग्लिश टेस्ट देने से नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप वो ट्रैवल कर सकती हैं अपने नए पासपोर्ट के ऊपर। उनको जो अपना पुराना पासपोर्ट है वो स्टेपल कर दें, अटैच कर लें दूसरे नए पासपोर्ट के साथ, तो उनको ट्रैवल करते हुए किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल अगर तो कोई बंदा नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 2007 के बाद कानून ये है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर तो आपकी वाइफ की इंग्लिश काफ़ी टूटी फूटी है तो वो फिर भी 20 साल की क्वालिफिकेशन कर सकती है। उनके लिए बेहतर ऑप्शन ये होगी कि वो किसी लोकल इंग्लिश कॉलेज चले जाएं, वहाँ पे 1-2 हफ्ते का कोर्स करें और उसके बाद एग्ज़ाम दे दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे छोटे छोटे। मैं इंशाल्लाह फरवरी में अप्लाई कर रहा हूँ इंडेफिनिट के लिए। ठीक है। मैं स्पाउस वीजे पे हूँ इस टाइम। पूछना यह था कि मुझे स्टेटमेंट कितनी भेजनी होगी, कितने महीनों की, उसमें कितने पैसे होने चाहिए, और जॉइंट अकाउंट काफी होगा या मैं अपना भी भेज दूँ? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कल परसों पॉइंट लग गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे, तो 3 पॉइंट फिक्स पेनल्टी, 60 पाउंड का फाइन लिया और 3 पॉइंट्स लग गए, तो वो कोई मसला तो नहीं देगी इंडेफिनिट के लिए? थैंक यू। क्या आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें बेहतर होता है कि आप अपनी लास्ट 3 से 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करें, और अगर जॉइंट अकाउंट भी है तो बिल्कुल जॉइंट अकाउंट की भी बैंक स्टेटमेंट्स आप प्रोवाइड करें। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, वो आपको कोर्ट में नहीं लेके गए, तो बिल्कुल इसका किसी किस्म का नेशनैलिटी या इंडेफिनिट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर बिल्कुल जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आप मेंशन कर दें कि आपको 3 पॉइंट्स लगे थे मगर आपको कोर्ट में नहीं लेके गया, आप कन्विक्टेड नहीं है, और अपना जो काउंटर पार्ट है उसकी कॉपी भी इनक्लोज कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं स्टूडेंट वीजा पे आया हूँ और अभी रिसेंटली मेरी मैरिज हुई है। ठीक। तो स्पाउस वीजे के लिए मेरी मिसेस के अकाउंट में सेविंग कितनी चाहिए होगी और कितने मंथ्स के लिए? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें कोई थ्रेश होल्ड नहीं है कि इतने मिनिमम पैसे चाहिए होंगे। मेजरली जो होम ऑफिस होगा वो ये कंसीडर करेगा कि आइदर आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है वीकली बेसिस पे कि नहीं, कि आपकी वाइफ एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है। तो अगर तो वो काम करती हैं और वीकली अर्निंग उनकी 120 पाउंड से अबव होती है तो फिर वो आपको यहाँ पे मेंटेन भी कर सकती है, और वो फिर मेंटेनेंस की बेसिस के ऊपर होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज नहीं कर सकता। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी फरमाएं। मैं यासिर बोल रहा हूँ सर। जी यासिर। सर मैं असल में 2009 में आया था इंग्लैंड एज ए वर्क परमिट होल्डर। तो इस साल जुलाई में मेरे जो एम्प्लॉयर था उसने एम्प्लॉयमेंट मेरी टर्मिनेट कर दी थी। ठीक है। तो लेकिन ये कि अब दोबारा उसी एम्प्लॉयर के पास स्टोर की मैंने एम्प्लॉयमेंट और दोबारा मेरा मतलब वीजा हो गया। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जो 2 ईयर टाइम था वो मेरा काउंट होगा टूवर्ड इंडेफिनिट, या जो पिछला टाइम था वो मेरा मतलब जाया हो गया? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपकी रेजिडेंसी कंटिन्यूस रही है तो बिल्कुल जो 2 इयर्स का टाइम है वो इंक्लूड होगा, काउंट होगा टूवर्ड्स इंडेफिनिट के। जब आप 5 इयर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद इंडेफिनिट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नाजरीन हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे। ठीक, पूछें। एक तो ये था मालिक साहब कि मैं एक लेडी है
وہ یہاں پہ شادی کر کے آئی تھی پاکستان سے, ان کے ہسبینڈ, اور وہ یہاں پہ رہتے ہیں, انہیں 1.5 سال ہو گئی یہاں پہ رہتے ہوئے. ان کی بیٹی ایک ہوئی ہے 2 ماہ پہلے. ٹھیک ہے. تو انہیں 4-5 ماہ پہلے, بیٹی سے 2-3 ماہ پہلے دونوں نے اسائلم کیا تھا اور ہوم آفس جا کے اسٹیٹمنٹ دی تھی دونوں نے کہ جی ہم لائک ہسبینڈ وائف نہیں ہے, ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں, ہم پاکستان سے باقی یہاں پہ ہیں, تو ہم یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اسٹے دیا جائے. تو اس کے 2-3 ماہ بعد ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی ہے, لیکن ساری اسٹیٹمنٹ انہوں نے جھوٹ بولی تھی. تو ابھی ریسنٹلی 1-2 ویک پہلے ان کی وائف نا اپنے ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ اپنے ہسبینڈ کے خلاف پولیس اسٹیشن گئی, اس سے ساری رپورٹ کروائی پولیس کو نا کہ اس نے اسے جھوٹ بلوایا, تو مجھے تھریٹ کیا تھا تم جھوٹ نہیں بولو گی ہوم آفس میں تو تم مار دوں گا, یہ کر دوں گا, اس طرح کر دوں گا. تو اس نے پولیس کو سارا یہ بیان دیا اپنا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا ہوم آفس میں بھی, اسائلم بھی سارا جھوٹ ہے, اور یہ کام پہ بھی جاتا ہے, اس طرح سے ساری پرابلم ہے. تو اگر اس نے پولیس کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے, اور اب وہ اسائلم کرنا چاہے کہ پاکستان نہیں جانا چاہتی, پاکستان جاؤں گی تو میری جان اور میری بچی کو خطرہ ہو, یہ میرے جو ہسبینڈ ہے یہ مجھے مار سکتے ہیں, مروا سکتے ہیں, تو کیا اسائلم کتنا چانسز ہے کہ اس کا اپنا اور اپنی بیٹی پہ نیو اسائلم ایکسیپٹ ہونے کا؟ پہلے کوشچن یہ تھا. سیکنڈ کوشچن میرا اپنے سے ریلیٹڈ تھا, میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں. میرا نا اپیل ہو کے ہوئی تھی کورٹ سے 1 اگست کو, لیکن ابھی تک میرا وہ آنسر نہیں آیا. تو اگر میں اپنی MBA میں جو ڈگری کر رہا ہوں اور وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آنسر نہیں آتا میرا, یعنی کہ کارڈ نہیں آتا, تو میں PSW کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں کہ نہیں؟ پھر وہ کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا جو پرانا اسائلم تھا وہ ریفیوز ہوا کہ نہیں ہوا. اگر ریفیوز ہوا تو انہوں نے اپیل کی ہے کہ نہیں کی, تو بالکل ابھی یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر آپشن یہ کہ وہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنا سارا پیپر ورک دکھائیں, تو وکیل بتائے گا کہ ادھر ان کو ضرورت ہے نیا اسائلم کلیم کرنے کی کہ نہیں, اور اگر کریں گی تو کتنے چانسز ہوں گے. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل اگر تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بالکل آپ اپنی پوسٹ اسٹڈی ورک کے اندر اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ہوم آفس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو اپلیکیشن تھی وہ ریفیوز ہو گئی تھی, مگر اپیل آپ کے حق میں ڈیسائیڈ ہوئی, اور اس کے بعد ابھی تک ہوم آفس نے وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ نہیں کیا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, ہم بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. نمسکار ملک صاحب, میرا کوشچن یہ ہے, مجھے آئے ہوئے 11 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, تو میرا کچھ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, آپ کو آئے ہوئے 11 سال ہو گئے. 11 سال کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے. آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو اپنے سرکمسٹانسز بتائیں. میری اپنی اوپینین ہے کہ آپ ہیومن رائٹ کی بیسس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, مگر بہتر ہے کہ کسی اچھے وکیل سے جا کے صلاح کریں, ان کو اپنا پیپر ورک دکھائیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے پیپر ورک کے اوپر کہ آپ کے پاس کتنا زیادہ پیپر ورک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہیلو. جی فرمائے. ملک صاحب, میں نے HSMP اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. 2006 میں. ٹھیک. 4 اکتوبر 2006 میں پرانے رولز پہ. ٹھیک ہے. لیکن میرا کیس ڈیسائیڈ ہوا آفٹر دا جوڈیشل ریویو 2008 میں. تو ابھی مجھے ایکسٹینشن اپلائی کرنی ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں انڈر دا جوڈیشل ریویو آتا ہوں یا نہیں, کیونکہ بیسک جو اپلیکیشن لانچ ہوئی تھی وہ 7 نومبر 2006 سے پہلے تھی. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ کیس سبمٹ کرتا ہوں اور اگر فرسٹ ٹائم ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس کا آگے جو فردر پروسیس ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پہلے مجھے کیا لوئر ٹریبیونل میں اپلائی کرنا پڑے گا, اور پھر میں اس کو کہاں تک فائٹ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے HSMP کے لیے اپلائی کیا اور HSMP کا جو اپروول لیٹر ہے وہ آپ کو 2007 میں ملا ہے, اس وجہ سے جو انڈیفینٹ کی جوڈیشل ریویو پالیسی ہے اس کے اندر HSMP کی, اس کے اندر آپ نہیں آتے. آپ کو انڈیپینڈنٹلی 5 ایئرز کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, اس کے بعد آپ کوالیفائی ہوں گے انڈیفینٹ کے لیے. تو بالکل اگر تو آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں, اگر تو ہوم آفس کسی وجوہات کے اوپر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتا ہے تو آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. آپ اس میٹر کو
कोर्ट में लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है मेरिट्स के ऊपर। इस मैटर को फिर आप फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से अपर ट्रिब्यूनल में, वहाँ से हाई कोर्ट में, वहाँ से कोर्ट ऑफ अपील में, सुप्रीम कोर्ट में और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी चैलेंज कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है टोटली केस के मेरिट्स में कि कितने केस के मेरिट्स हैं। एनीवे आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल सकी हो तो बिल्कुल अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे में फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।